दो पल की जिंदगी मुझे जी लेने दो जरा। देखो तो कितनी खट्टी कितनी मीठी, मुझे पी लेने दो जरा। इस स्टेज से मेरा बहुत पुराना नाता है। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस स्टेज में। मैं यहाँ गाने आई हूँ, मैंने कई कैरेक्टर्स जिए हैं, मैंने यहाँ कई परफॉर्मेंस की हैं, कई डांस परफॉर्मेंस भी की हैं। इस स्टेज ने मुझे जिंदगी का बहुत गहरे राज सिखाए हैं। कैसे? चलिए बताते हैं। डिस्क्लेमर दे दूं, कहानी मेरी है तो एक बहुत आम सी लड़की की बहुत आम सी कहानी है। मैं आपको लेके चलती हूँ और मिलाती हूँ 5 साल की मेघा से। 5 साल की मेघा जब पहली बार स्टेज प्ले करने गई थी तो वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप था जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझको भेजा था। इस समय पे मुझे इस पूरी वर्कशॉप की सिर्फ इतनी कहानी याद है कि इस दौरान मैं बस कूद रही थी, घूम रही थी, बहुत ज्यादा मस्ती कर रही थी। और उस मस्ती मस्ती में एक प्ले तैयार किया गया था। प्ले का नाम था अब्दुल्ला और अब्दुल्ला मछली। और इस प्ले के बनने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे इंस्ट्रक्टर्स हमको रोज एक एक कहानी लेकर आते थे। एक बुक थी उनके पास जो कि बाल कहानियों की किताबें होती थी, तो उसमें वो रोज हमें कुछ कहानियां सुनाते थे। ये कहानी सुनाई, शायद हमने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, या फिर क्योंकि ये कहानी थोड़ी अनसुनी थी तो उनको ऐसा लगा था कि ये कहानी की जा सकती है। खैर, कहानी डिसाइड की गई कि यही प्ले होगा। मेरा कैरेक्टर था महारानी मेघा का। एक 5 साल की बच्ची को आप और क्या कैरेक्टर दोगे? और आपको कैरेक्टर तो देना होगा क्योंकि वो वर्कशॉप का पार्ट थी। और मेरा क्या काम था कि दरबार में अपने राज सिंहासन पे बैठना है और सामने परफॉर्मेंस देनी है। एक दिन पहले अचानक क्या हुआ था कि मैम ने मुझसे कहा था कि आपको ना जैसे ही गाना शुरू होगा डांस शुरू कर देना। अभी लास्ट मिनट चेंज था और मैंने कहा हाँ मैं करूंगी। अब प्ले का दिन, हमारा राज दरबार सजा हुआ है। महारानी मेघा स्टेज पर अपने सिंहासन पे विराजमान है, साथ में महाराज चितरंजन भी हैं। गाना चल रहा था, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। महाराज चितरंजन वाह वाह की तैयारी में बैठे थे। अचानक महारानी मेघा को याद आया कि अरे उन्हें तो डांस करना है ना। तो महारानी मेघा ने इसकी तैयारी शुरू की। अब मेरी हाइट अगर आप देख रहे हैं तो एवरेज हाइट से नॉर्मली कम रही है और पूरी जिंदगी में हमेशा छोटी बच्ची ही रही हूँ। अपनी हाइट के लोगों से, अपनी एज के लोगों से छोटी रही हूँ। और 5 साल के बच्चे से नॉर्मली चेयर से कूदना मुश्किल होता है और वो तो राज सिंहासन था। तो मैंने तैयारी की छलांग लगाने की और मैंने वहां से जो छलांग लगाई और धप से कूदी स्टेज पर। इससे पहले कि डांस शुरू करती, सामने अंधेरे से तेज तेज हंसने की आवाजें आने लगी। महारानी मेघा कंफ्यूज, ये कहां से आवाज आ रही है? वो इससे पहले कुछ समझती, मूवमेंट चला गया, गाना ही खत्म हो गया। लेकिन उस कंफ्यूजन में महारानी मेघा को समझ नहीं आया कि कभी उनका एक हाथ मुंह में जा रहा था और कभी उनकी जीभ बाहर निकल रही थी और वो कभी ऐसे और कभी वैसे अलग अलग पोस्टर बना रही थी, जिसे देख के लोग और हंसे जा रहे थे। बड़ा फनी लगता है ना। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक कोर मेमोरी चली गई थी, एक याद जो हमेशा के लिए चली गई थी, वो थी एम्बैरेसमेंट। उस दिन पहली बार मुझको ऐसा लगा था कि मैंने कुछ खराब किया है। खराब मैंने पहले भी बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उस दिन ऐसा लगा था कि कुछ मेरी वजह से खराब हुआ है, मैंने उस नाटक को खराब किया। खैर, नाटक खत्म हुआ, मैं वापस स्टेज के पीछे गई। खत्म होने के बाद लोगों ने मुझे गोद में उठाया, खूब तारीफ की। 5 साल के बच्चे से आप क्या ही उम्मीद करते हो? वो स्टेज पे खड़ा था, मजा आ गया था। लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल समझना खुद को, ये इतना बड़ा लाइफ लेसन था जो मैंने अपनी लाइफ को आगे भी समझा। खैर, अब मैं आपको लेके चलती हूँ आगे। जब हम घर लौट रहे थे, डैडी ने मुझे गोद में उठाया हुआ था और मुझसे पूछा था मेरे बेटे ने डांस क्यों नहीं किया। पता नहीं मैंने क्या जवाब दिया। जवाब दिया कि नहीं दिया मुझे ये भी याद नहीं है, पर मुझे एक चीज बहुत अच्छे से याद है कि वो जो ग्रीन कलर की कैंडी आइसक्रीम थी ना, वो बड़ी टेस्टी थी, जो उससे मैं खा खा के अपनी डैडी की शर्ट गंदी कर रही थी।
इस बीच इस नाटक और उसके आगे मैंने हर साल छुट्टियों की, गर्मी की छुट्टी में कई प्लेस किए। उन प्लेस के दौरान आप देखेंगे कि मैंने कई कैरेक्टर जिए। उसी में मुझे एक नाटक याद आता है। नाटक का नाम था शहादत रंग लाएगी। इस नाटक की खासियत पता है क्या थी? कि ये फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय के जीवन पर बेस्ड था। और अब महारानी मेघा सूत्रधार मेघा बन चुकी थी। 2-2, 2.5 पेज के डायलॉग याद करना आसान नहीं है। आज मुझे ऐसा लगता है। वो डायलॉग्स कैसे याद किए मुझे याद नहीं है। थोड़ा थोड़ा याद आता है कि कभी भी जब डायलॉग इधर से उधर करती थी ना, तो दूर से चिल्लाते हुए सर आते थे, ये उठा पटक देंगे तुम्हें, ढंग से बोलो। सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे रह जाती थी। लेकिन सर की डांटों का एक फायदा था। हमको, हम सबको अपने ही नहीं सबके डायलॉग्स याद थे, जो बड़ी हैरानी की बात थी। नाटक के दिन की बात है, 10 मिनट पहले मैं अपनी पोजीशन पे खड़ी हूं। मैं अपने डायलॉग्स याद करने की कोशिश कर रही हूं। मुझे अपने डायलॉग्स ही याद नहीं आ रहे, एक शब्द याद नहीं आ रहा। मुझे बोलना क्या है? जो लोग भी स्टेज पे काम करते रहे हैं ना, जिनको पता है कि स्टेज पे काम कैसे होता है, वो लोग जानते हैं कि स्टेज जितना स्मूथ दिखता है ना, बैक स्टेज उतना ही केओटिक होता है। और ये स्टार्टिंग का टाइम तो और ज्यादा केओस से भरा होता है। हमारे सर इधर उधर भाग रहे थे। मैं किसी को पकड़ के पूछना चाहती थी कि मेरा डायलॉग मुझे याद दिला दो, पर मुझे याद ही नहीं था, और ना मेरी हिम्मत थी, और ना इस कियोटिक सिचुएशन में किसी को मैं याद आ रही थी। नाटक शुरू हुआ, फर्स्ट सीन था। फर्स्ट सीन के खत्म होने के बाद जो सेकंड सीन था, उसमें मेरा नरेशन था। मैं स्टेज पर आ गई। हालांकि मैं भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं स्टेज पे आई और मैंने कुछ बोला। मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं है, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। बड़ी अजीब सी बात है कि उस टाइम पे जो मेरे शब्द थे ना, वो मेरी जबान से निकल तो जरूर रहे थे और मैं बहुत फ्लॉलेसली बोल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग एक भी शब्द का अर्थ नहीं ले पा रहा था। मुझे आज तक याद नहीं है मैंने क्या बोला था। और इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि मुझे ये जरूर याद है कि दिव्यम भैया जो लाला लाजपत राय बने थे, उनका डायलॉग क्या था? उनका डायलॉग था, मेरे ऊपर किया गया एक एक लाठी का प्रहार स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगा। याद है, आज तक याद है, पर अपना एक भी डायलॉग याद नहीं था, आज भी नहीं है। बड़ी अजीब सी बात थी, बड़ी हैरान हुई थी। खैर, नाटक खत्म हुआ। मैं सोच रही थी कि पीछे जाके मुझे कोई बोलेगा कि अरे क्या करके आई है स्टेज पे, लेकिन लोगों ने तालियां बजाई, सब लोगों ने तारीफ की, क्योंकि बहुत बड़े डायलॉग्स थे। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और ऐसी सिचुएशन बनी कि मैं आज ये कह सकती हूँ कि शायद सही था। वो ऐसा होता है ना कि जब हम डायलॉग याद करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डायलॉग याद करते हैं। हमारे डायलॉग्स के साथ हमेशा हमारा कैरेक्टर होता है, और वो जो कैरेक्टर होता है ना, उसमें हमारा हाथ शामिल होता है, हमारे पैर शामिल होते हैं, वो स्पेस शामिल होता है, एक क्यू शामिल होता है। एक क्यू आता है, उसके बाद हमें आना है, तो हम क्यों चल रहे हैं हमें सब कुछ पता है, और इन सब चीजों के बीच में वो डायलॉग होता है। और शायद आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने सही बोला था, वो मुझे भले ही याद ना हो। इन नाटकों के दौर में ना मुझे एक चीज समझ में आई थी कि मैं ना एक्टिंग बड़ी अच्छी करती हूँ। ये इस बीच मुझे समझ आ चुका था, और उस समझ के दौरान क्या हुआ था कि मैंने सबसे बढ़िया काम किया था इस नाटक को अपनी जिंदगी में उतारने का। और वो कैसे था पता है? मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। इन माय डिफेंस, मैं परफॉर्मर थी, मैं स्टेज में परफॉर्मेंस किया करती थी। एक इमेजिनेशन हम लोगों के सामने रखी जाती थी, हम अपनी इमेजिनेशन को यूज करके एक कैरेक्टर को अपने अंदर ढालते थे और उसको परफॉर्म करते थे। और जब वो परफॉर्म करते थे तो सामने बैठे हुए जो दर्शक थे वो वाह वाह करते थे, मम्मा भी बहुत तारीफ करती थी। लेकिन सेम परफॉर्मेंस जब मैं घर पे बोलती थी, जब कोई अलग तरीके के किसी सिचुएशन से भागने के लिए या मम्मा की पिटाई से बचने के लिए कभी जब मैं इस तरह की परफॉर्मेंस का यूज करती थी ना, या इस तरह की इमेजिनेशन का यूज करती थी,
तो मम्मा के चांटे पड़ते थे। बड़ी अजीब बात लगती थी। मैं इस फैक्ट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई थी कि ये कैसे हो सकता है कि जिस स्टेज पे खड़े होके जिस परफॉर्मेंस के साथ मुझे मुझे जब सब लोग वाह वाह कर रहे हैं, तो उसी परफॉर्मेंस के लिए मम्मा के थप्पड़ क्यों मिल रहे हैं? लोग कह रहे हैं क्या एक्टिंग करती है, मम्मा कह रही है एक्टिंग करती है। ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा था। समझ कैसे आया? एक दिन म्यूजिक टीचर ने क्लास में पढ़ाते हुए हम लोगों को बोला था कि हमें कभी भी अपनी कला का मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कला का मिसयूज करोगे तो आपकी कला आपसे छूट जाएगी। हम छोटे थे, ये बड़े बड़े शब्द समझने के लिए तो बहुत छोटे थे, लेकिन मैम को ये पता था, तो मैम ने इलैबोरेट किया और मेरा एग्जाम्पल देके कहा, जैसे मेघा कितनी अच्छी एक्टिंग करती है ना, पता है अगर कभी मेघा अपनी इस एक्टिंग को यूज करके झूठ बोलेगी ना, या फिर किसी को धोखा देगी, उसकी एक्टिंग खत्म हो जाएगी, वो सब भूल जाएगी। भूल जाएगी? उस दिन मैं इसीलिए भूल गई थी क्या? अभी तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलना गलत बात है, मुझे इस बात से मैं कन्विंस्ड नहीं थी। लेकिन उस दिन क्योंकि मैं भूल गई थी और मेरी मम्मा मुझे हर बार बोलती थी कि ये बहुत झूठ बोलती है, ये झूठ बोलती है, इसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस बात पे अब मुझे यकीन हो गया था। और मुझे लगा था कि उस दिन मैं इसीलिए भूली थी क्योंकि मम्मा बोलती है मैं झूठ बोलती हूँ, तो शायद मैं झूठ ही बोलती हूँ, तो मुझे नहीं बोलना है। और मेरे पास तब ये मैनिफेस्टेशन जैसे शब्द या फिर फैसला करने जैसे शब्द नहीं थे। लेकिन उस दिन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था कि मैंने लोगों को धोखा देना खत्म कर दिया था, क्योंकि मेरी कला मुझसे छिन जाएगी, क्योंकि मुझे अपनी कला से बहुत प्यार था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अच्छा करती हूँ और वो मैं अपनी जिंदगी में हमेशा रखे रहना चाहती थी। खैर, इधर ये चीज हुई, मेरी मम्मा ने ना साम दाम दंड भेद सब अपना लिया था कि ये लड़की सुधर जाए। पूरे रिश्तेदार सब लोगों में फेमस था कि ये लड़की बिगड़ चुकी है या हाथ से जा चुकी है। लेकिन सिर्फ एक उस डर ने मुझसे मेरे को सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक दिया था कि कभी किसी को धोखा नहीं देना, अपनी ईमानदारी को अपने साथ रखना है। परफॉर्मेंस और झूठ में अंतर क्या है ये तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया, वो तुरंत उसी टाइम समझ नहीं आया, लेकिन वो झूठ है ये मुझे समझ आ गया था। जब मैं ग्रेजुएशन में आई थी, जब मैं अपना यूजी कर रही थी, तो मेरे डैडी ने मुझे एक चीज सजेस्ट की थी कि बेटा एनसीसी लेना। लेकिन जब एनसीसी ले रही थी तो मेरे कई दोस्तों ने मुझे कहा था कि तेरा एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छा है, तू म्यूजिक में अच्छी है, तू थिएटर में अच्छी है, तुझे क्या जरूरत है एनसीसी लेने की? सुन, कुछ नहीं कर पाएगी, एनसीसी लेगी तो एनसीसी में ही रह जाएगी, सब नहीं हो पाएगा तुझसे, छोड़ दे, एनसीसी लेने के चक्कर में मत पड़। पर जो हमारे एएनओ थे ना, वो हमारे प्रोफेसर थे, वो हमारे ही डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे, और उन्होंने मुझे कहा था बेटा तेरा कल्चरल बहुत अच्छा है, तू म्यूजिक में बहुत अच्छी है, तू तेरा ना ये एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, तू एनसीसी ले ले, क्योंकि मेरे एनसीसी का कल्चरल सुधर जाएगा। आप यकीन करेंगे, मुझे एनसीसी में इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि मेरा कल्चरल्स अच्छा था, और मेरे एनसीसी के 3 साल स्टेज पे डांस करते हुए निकले थे। इससे पहले तक भी मैं डांस करती थी, लेकिन उस टाइम पे मैंने रिकॉग्नाइज किया था कि मैं एक अच्छी डांसर हूं और मैं स्टेज पे बहुत अच्छे से डांस परफॉर्म कर सकती हूँ। उसकी पहचान मुझे एनसीसी दे दी थी। मैंने एनसीसी में गाने गाए हैं और खूब डांस किया है। 3 साल मैंने बेस्ट कैंप्स किए हैं, जो भी कैंप हमें मिलते थे, जिधर भी डांस की जरूरत होती थी, वहां मुझे भेज ही दिया जाता था, अपने बटालियन से चूज करके भेजा जाता था। ये बहुत मजेदार बात है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो आर्टिस्ट मेघा थी ना, आर्टिस्ट मेघा की सबसे बड़ी क्वालिटी थी या फिर डिसक्वालिटी थी कि वो बड़ी इंपल्सिव थी। वो क्या करती थी, उसको कुछ भी चीज करनी होती थी वो अचानक करती थी, वो अपनी इमेजिनेशन में रहती थी, वो अलग खोई रहती थी, वो उड़ी रहती थी, उसके अंदर एक ईगो था कि मैं बेस्ट हूँ। लेकिन जब मैं एनसीसी में आई ना, तो हमारा सबसे पहला काम था अपने सीनियर्स को फॉलो करने का। उसने मुझे ऐसे उठा के जमीन पे पटका था। मुझे भले ही कितना आता है, लेकिन मेरे सीनियर्स हैं और मुझे अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है, कुछ भी हो जाए। बड़ा अजीब सा था, ये दो बिल्कुल अलग दुनिया थी। लेकिन एक इंपल्सिव मेघा को कंट्रोल एनसीसी ने किया था। बड़ी अजीब सी बात थी। आगे बढ़ी, जब मैं जॉब करने निकली, जब मुझे इधर जॉब मिली, तो एज ए टीचर मैं अपॉइंट हुई थी। तो इसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद मुझको बुला के पूछा गया था, क्योंकि आपके पास सी सर्टिफिकेट है, क्या आप एनसीसी की जिम्मेदारी लेंगी, क्या आप एनसीसी कोऑर्डिनेटर बनेंगी? तो मैंने
खुशी खुशी हाँ कर दिया था, क्योंकि मेरे पास तो बहुत अच्छी मेमोरीज थी, मेरे पास बहुत अच्छी मेमोरीज थी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बिल्कुल एल्डा ज़रूर लूँगी, क्योंकि जो मैंने अभी तक सीखा था एज टीचर, मुझे लगता था कि वो मुझे अपनी अगली जनरेशन को ज़रूर पहुँचाना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस उनके बहुत काम आएंगे, क्योंकि मैं बहुत गलतियाँ करके आगे बढ़ी थी, मैंने बहुत कुछ सीखा था, बहुत एक्सपीरियंसेस किए थे। खैर, हुआ ऐसा कि मैं इस रोल में आई। अब अगर आप मुझे एज टीचर जानते हैं, जो कि है डॉक्टर मेघा, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो क्लास में बड़ी चिल है, क्योंकि लिटरेचर पढ़ाना है। लिटरेचर की अपनी एक दुनिया है, और उस दुनिया में आप उड़ सकते हो, खो सकते हो, एक आसमान है जिसमें हम सब उड़ते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ वहीं एएनओ मेघा को देखते हो, जो कि लेफ्टिनेंट डॉक्टर मेघा है, वो क्या करती है, स्ट्रिक्ट, कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठो, कमर सीधी, डिसिप्लिन। आप सोचेंगे कितनी अजीब सी चीज है कि ये दो रोल्स कितने डिफरेंट हैं। कई लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ये दो रोल जो बिल्कुल अपने नेचर में डिफरेंट है, आप कैसे कर लेती हैं। अगर मैं आपको अपना सच बताऊं, तो थिएटर और लिटरेचर वाली मेघा और एनसीसी वाली मेघा को इंसान, एक बैलेंस्ड इंसान जो बनाती है, वो यही दोनों रोल्स हैं। वो इन दोनों का एक्सट्रीम है। इन दोनों के एक्सट्रीम ने मुझको एक प्रॉपर मेघा बनाया है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर मैं इस बात को बहुत कम शब्दों में बांधूं ना, तो मैं याद करती हूँ कि वो जो छोटी सी महारानी मेघा थी ना, उस छोटी सी महारानी मेघा ने जब स्टेज पे अपने कैरेक्टर्स को जीना शुरू किया था, तो वो दरअसल अपनी जीवन की अलग अलग भूमिकाओं को रंग और आकार दे रही थी। क्योंकि आज लेफ्टिनेंट मेघा जब पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे ये लगता है कि उसके जीवन में उड़ने के लिए जो आसमान दिया, जो पंख दिए, वो थिएटर था। लेकिन उसको ठहरने के लिए, थमने के लिए डिसिप्लिन एनसीसी का था, जिसने उसे जमीन दी। और उसी ने मुझे एक बेहतर बेहतर तो पता नहीं, लेकिन इंसान जरूर बना के रखा। थैंक यू।